हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है ध्रुव और आप देख रहे हैं द लर्नर्स कम्युनिटी। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं 6th सेमेस्टर के हिस्ट्री सब्जेक्ट के बारे में, जिसका नाम है 20वीं शताब्दी विश्व इतिहास के मुद्दे पार्ट 2। विश्व इतिहास के मुद्दे जो हैं वो पार्ट 1 आपका 5th सेमेस्टर में है, पार्ट 2 आपका 6th सेमेस्टर में है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे यूनिट 1 के चैप्टर 1 के पार्ट 3 का। आप कह सकते हैं कि यूनिट 1 का लास्ट पार्ट है। इसके बाद आपका यूनिट 1 कंप्लीट हो जाएगा। वियतनाम युद्ध और कोरियाई युद्ध, ये दो बचे हुए टॉपिक थे, वो आज की वीडियो में हम कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पूरा देखिए। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, बिकॉज वियतनाम युद्ध या फिर कोरियाई युद्ध से आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपके एग्जाम्स में, जो कि होने वाले हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे वियतनाम युद्ध के बारे में। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं, ये वियतनाम का मैप है। तो वियतनाम को दो पार्ट्स में बांट दिया गया था। जब युद्ध हुआ था उसके दौरान वियतनाम दो पार्ट्स में बट गया था, दक्षिणी उत्तरी। अब बात करें वियतनाम युद्ध 1 नवंबर 1955 से 30 अप्रैल 1975 तक चला था। ठीक है, ये वियतनाम युद्ध का टाइम ड्यूरेशन है, टाइमलाइन है। 1 नवंबर 1955 से 30 अप्रैल 1975 तक। वियतनाम युद्ध शीत युद्ध काल में वियतनाम, लाओस तथा कंबोडिया की धरती पर लड़ा गया एक भयंकर लड़ाई का नाम है। ठीक है, तो जो वियतनाम का युद्ध हुआ था वो केवल वियतनाम में नहीं हुआ था। आप कह सकते हैं ये जो कंबोडिया का पार्ट है ये वाला, ये लाओस का पार्ट है ये वाला, और ये वियतनाम का खुद, इन पार्ट्स में ये युद्ध लड़ा गया था और काफ़ी ज़्यादा भयंकर लड़ाई हुई थी। एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि अगर हम शीत युद्ध के बारे में पढ़ते हैं तो वियतनाम का युद्ध पढ़ना आपके लिए जरूरी हो जाता है। प्रथम हिंद चीन युद्ध के बाद आरंभ हुआ यह युद्ध उत्तरी वियतनाम कम्युनिस्ट मित्रों द्वारा समर्पित, मतलब कम्युनिस्ट के जो लोग हैं उनके द्वारा उत्तर वियतनाम को समर्थन था, और दक्षिणी वियतनाम का समर्थन था यूएसए और उसके साम्यवादी विरोधी, मतलब साम्यवाद, वह सारे देश जो कि साम्यवाद का विरोध करते हैं सहित यूएसए दक्षिणी वियतनाम को समर्थन देते थे। अब आप मैप में अगर देखेंगे तो ये वाला जो पार्ट है ये वाला चाइना के एरिया में आता है। ठीक है, चाइना से कनेक्टेड है। तो एक प्रकार से आप इसको ये भी मान सकते हैं कि उत्तरी वियतनाम साम्यवादी विचारधारा के अंतर्गत मेल खाता था, और जो दक्षिणी वियतनाम है वो अगर नीचे वाला पार्ट है तो ये किस में मेल खाता है, ये खाता है पूंजीवादी व्यवस्था, या फिर वह सभी देश जो कि साम्यवादी व्यवस्था का विरोध करते हैं वो सब जो दक्षिण वियतनाम है उसको समर्थन देते हैं। इसे द्वितीय हिंदी चीन युद्ध भी कहा जाता है। ठीक है, द्वितीय हिंदी चीन युद्ध भी कहा जाता है। इसे शीत युद्ध के दौरान साम्यवादी और पूंजीवादी विचारधारा के मध्य एक प्रतीकात्मक युद्ध के रूप में भी जाना जाता है। जब शीत युद्ध चल रहा था, शीत युद्ध का दौर चल रहा था, तो साम्यवादी और पूंजीवादी विचारधारा के बीच में अगर कोई युद्ध हुआ, ठीक है, बड़े स्तर पर, तो वो कौन सा था? उत्तर मतलब वियतनाम युद्ध था, उत्तरी वियतनाम और दक्षिण वियतनाम के बीच में। उत्तर में डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ वियतनाम DRV को सोवियत संघ, चीन और अन्य साम्यवादी देशों का समर्थन प्राप्त था, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका और उसके विरोधी साम्यवादी सहयोगी, ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ वह सारे लोग जो कि साम्यवाद का विरोध करते हैं, ठीक है, साम्यवादी सहयोगियों ने दक्षिणी में वियतनाम गणराज्य का समर्थन किया। ठीक है, तो आप इसको इस प्रकार पढ़ सकते हैं। यहाँ पे थोड़ी सी लिखने में गलती है, तो इसको कह सकते हैं कि अमेरिका सहित जितने भी लोग साम्यवाद का विरोध करते हैं वो सब दक्षिणी वियतनाम का क्या करते थे? समर्थन करते थे। अब बात करें वियतनाम में युद्ध किस प्रकार आरंभ हुआ, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो वियतनाम में अमेरिकी भागीदारी की उत्पत्ति द्वितीय विश्व युद्ध के अंत में हुई, जब वियतनामी अपने देश में निरंतर फ्रांसीसी औपनिवेशिक उपस्थिति के खिलाफ संघर्ष कर रहे थे। तो अब क्या हुआ? वियतनाम में अमेरिकी की भागीदारी, आपको पता है कि एक देश दूसरे देश में हस्तक्षेप नहीं कर सकता, परंतु यहाँ पे देखा गया कि अमेरिका ने वियतनाम के अंतर्गत आंतरिक मामलों में क्या करा? हस्तक्षेप करा। कैसे किया? अमेरिका की भागीदारी हुई थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद वियतनाम में। क्यों? क्योंकि वियतनाम के जो देश के लोग थे वो
फ्रांसीसी औपनिवेशिक उपस्थिति, मतलब फ्रांस के लोग वियतनाम में आके कब्जा कर रहे थे, तो इस चीज़ को रोकने के लिए वियतनाम के लोग संघर्ष कर रहे थे। तब अमेरिका सामने आया और उसने क्या करा, वहाँ पे अपनी भागीदारी दिखाई। हो ची मिन्ह वियतमिन्ही मतलब वियतनामी इंडिपेंडेंट लीग के एक नेता थे और वियतनाम की कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक, सफलतापूर्वक राष्ट्रवादी फ्रांसीसी विरोधी भावना को मार्क्सवादी लेनिनवादी क्रांतिकारी विचारधारा के साथ मिला दिया। अब क्या हुआ कि ये एक व्यक्ति हैं जिन्होंने क्या करा, एक पार्टी के नेता भी हैं, कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक हैं, तो इन्होंने सफलतापूर्वक राष्ट्रवादी फ्रांसीसी विरोधी भावना, मतलब ऐसे लोग जो कि फ्रांसीस का विरोध करते हैं, उन सभी लोगों को मार्क्सवादी लेनिनवादी, जो आप कह सकते हैं यूएसएसआर सोवियत संघ क्रांतिकारी विचारधारा के साथ क्या करा, मेल करा दिया। इसी प्रकार इसीलिए यहाँ कहा गया है कि ये जो ऊपर का हिस्सा है ये साम्यवादी विचारधारा के अंतर्गत आ गया, मतलब चीन से और साथ के साथ ये साम्यवाद मतलब सोवियत संघ से भी कनेक्टेड था। इसीलिए इस हिस्से में किसका ज़्यादा प्रभाव था, साम्यवादी विचारधारा का था। फिर 1954 में वियतनाम को आज़ाद करने के लिए एक लंबे गोरिल्ला युद्ध के बाद वियत मिन्ही ने दिन बियन फू एक जगह है, दिन बियन फू की लड़ाई 13 मार्च 1954 को शुरू हुई, जब वियतनामी मिन्ही ने घाटी में फ्रांसीसी पदों पर एक आश्चर्यजनक हमला किया। क्षेत्र में वियत मिन्ही बलों को बढ़ती एकाग्रता के बारे में जागरूक होने के बावजूद फ्रांसीसी ने इतने बड़े पैमाने पर हमले की उम्मीद नहीं करी थी। अब देखिए, इसको समझिए कि काफ़ी बड़ा गोरिल्ला युद्ध लड़ा गया ताकि वियतनाम को क्या दिलाई जा सके, आज़ादी दिलाई जा सके। किन से, फ्रांस के लोगों से, जो कि यहाँ पे आके औपनिवेशिक शासन स्थापित कर रहे थे। फिर क्या हुआ, दिन बिन फू एक जगह है, ठीक है, तो वहाँ पे आप कह सकते हैं फ्रांस के बड़े बड़े लोग रहा कर सकते थे, वहाँ पे बड़े बड़े पद थे। तो उस जगह पे अचानक से 13 मार्च 1954 को हमला कर दिया गया, किनके द्वारा, वियतनामी मिन्ही के द्वारा। और ये एक घाटी है, एक प्रकार से आप कह सकते हैं घाटी है। ये देख सकते हैं, ये वाला जो इमेज है ये उसी एरिया की है, ठीक है, वैली की फ़ोटो है। तो वहाँ पे उस वैली में वियतनाम के लोगों ने क्या करा, हमला कर दिया। और तो और वहाँ पे इतनी बड़ी संख्या में हमला हुआ था कि फ्रांस के लोगों ने ये कभी उम्मीद भी नहीं की थी। हमला कर दिया, हरा दिया फ्रांस के लोगों को और कब्जा कर लिया, और निर्णायक रूप से फ्रांसीसी वहाँ से हार गए। फ्रांसीसी को क्या हुई, फ्रांसीसी के लोगों को हार मिली। फिर इसके बाद क्या हुआ, फ्रांस के जो लोग थे जो कि औपनिवेशिक शासन स्थापित कर रहे थे वियतनाम में, उनको हार मिली। उसके बाद एक समझौता हुआ जिसको जिनेवा समझौता, जुलाई 1954 में। फ्रांस और वियतनाम के युद्ध के बाद जिनेवा में समझौता हुआ। फ्रांस और वियतनाम में युद्ध हुआ, उसके बाद क्या हुआ, जिनेवा में समझौता हुआ। दोनों सैन्य बल पक्षों के बीच सीमांकन रेखा के रूप में 13 सीमांतर की स्वीकृत की गई। अब देख सकते हैं आप, अगर फोटो में गौर से देखेंगे, अगर आप इस वाले पार्ट में देखेंगे तो आप यहाँ देख सकते हैं कि 17 पैरेलल, मतलब 17 डिग्री देशांतर पर क्या करा गया, देश को बांट दिया गया। 2 पार्ट्स में 17 डिग्री देशांतर पर बांट दिया गया। तो अब यहाँ पे आप पढ़ें कि फ्रांस और वियतनाम के युद्ध के बाद एक समझौता हुआ जिसको जिनेवा समझौता कहा गया, और दोनों सैन्य पक्ष, नॉर्थ वाला और साउथ वाले, दोनों जो आप कह सकते हैं सेना के पक्ष थे, इनको 17 समानांतर पर बांट दिया गया और ये समझौता तय किया गया। समानांतर के एक तरफ वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी का शासन में डेमोक्रेटिक पब्लिक ऑफ वियतनाम या उत्तरी वियतनाम, जिसकी राजधानी हनोई में थी, स्थापित किया गया। तो एक हिस्सा मतलब उत्तरी वियतनाम में किसका, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ वियतनाम पार्टी का वर्चस्व रहा, वहाँ पे उसकी स्थापना की गई, ठीक है। साथ में दूसरी ओर दक्षिणी वियतनाम में इसका प्रमुख राज्य स्थापित किया गया जिसकी राजधानी साइगॉन में थी, ठीक है। तो ये देख सकते हैं, ये वाला दक्षिण की राजधानी थी और ये वाला जो थी ये उत्तर की राजधानी थी। फिर आगे बढ़े, समझौते के अनुसार 17 डिग्री देशांतर के दोनों किनारों से सेना हटा ली जाए और सेना मुक्त क्षेत्र बनाया जाए।
मतलब कि ये जो लाइन वाला हिस्सा है ना, इस लाइन के इस तरफ और इस लाइन के इस तरफ, दोनों तरफ से सेना हटा ली जाए और वहाँ पे सेना मुक्त क्षेत्र बनाया जाए, मतलब वहाँ पे सेना की आवश्यकता नहीं है। नागरिकों को सीमा के दोनों तरफ आने जाने की सुविधाएं दी जाए, मतलब जो भी लोग साउथ वियतनाम में हैं वो नॉर्थ वियतनाम में जा सकें और जो नॉर्थ वियतनाम में वो साउथ वियतनाम में आ सके, इस प्रकार की उन्हें सुविधाएं दी जाए। एशिया में साम्यवाद के प्रसार को रोकने के लिए अमेरिका ने दक्षिणी वियतनाम की सहायता करने शुरू कर दिया कि यह साम्यवाद के प्रभाव में ना आ जाए। अब देखिए, एशिया में साम्यवाद का प्रभाव उस समय बढ़ता ही जा रहा था क्योंकि साम्यवादी विचारधारा अपना विकास कर रही थी। अमेरिका इस बात से डर रहा था, इसीलिए अमेरिका ने दक्षिणी वियतनाम, मतलब इस वाले पार्ट को अपनी सुविधाएं देना चालू कर दिया। मदद हो गई, आप कह सकते हैं आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से, ठीक है, सामाजिक रूप से, जो भी मदद दक्षिणी वियतनाम को चाहिए थी वो अमेरिका उसे दे रहा था, ताकि दक्षिणी वियतनाम का जो हिस्सा है वो साम्यवाद की विचारधारा के अंतर्गत ना आ जाए। क्योंकि जो ऊपर वाला है, उत्तरी वाला तो ऑलरेडी साम्यवाद की विचारधारा में है ही, नीचे वाला मतलब दक्षिणी वियतनाम ना आ जाए, इसीलिए वो उसकी मदद कर रहे थे। फिर आगे बढ़े, उत्तरी वियतनाम में भी स्थितियाँ कुछ अच्छी नहीं थी, ठीक है। तो जो उत्तर का वियतनाम, मतलब जो चीन से सटा हुआ एरिया था, वहाँ पे भी कुछ स्थिति अच्छी नहीं थी। सोवियत और चीन कम्युनिस्ट मॉडल का अनुसरण करने की कोशिश करते हुए उत्तरी वियतनाम में कृषि और औद्योगिक सुधार को शुरू किया गया। यह सुधार सफल नहीं रहे और इनका विरोध हुआ। अब क्या हुआ, एक मॉडल, मिक्स मॉडल अपनाया गया, सोवियत संघ का और चीन की कम्युनिस्ट मॉडल अपनाया गया, जो कि मिक्स था, किसके द्वारा, उत्तरी वियतनाम के द्वारा। अब उस मॉडल के अंतर्गत कृषि और औद्योगिक क्षेत्रों में सुधार करा जाए, ये बातें अपनाई गई, परंतु ये सुधार कुछ खास नहीं हुआ और लोगों सुधार का कुछ फर्क नहीं पड़ा और क्या हुआ, ज़्यादा से ज़्यादा विरोध हुआ इस चीज़ का। फिर आगे देखें, दिसंबर 1960 में नेशनल लिबरेशन फ्रंट, जिसे आमतौर पर वियतनाम कांग्रेस भी कहा जाता है, दक्षिणी वियतनामी सरकार को चुनौती देने के लिए उभरी। दक्षिणी वियतनाम पर नियंत्रण के लिए गृह युद्ध छिड़ गया, जबकि हुनोई ने अपने स्वयं साम्यवादी नेतृत्व में देश को एकजुट करने की मांग करी। अब देखिए, 1960 में नेशनल लिबरेशन फ्रंट, जिसको आमतौर पर वियतनाम की कांग्रेस भी कहा जाता है, कांग्रेस कहा जाता है, ठीक है, उसने वो खड़ी हुई और चुनौती दी कि दक्षिणी वियतनाम की सरकार को चुनौती दी, दक्षिणी वियतनाम पर नियंत्रण के लिए गृह युद्ध। अब क्या हो गया कि दक्षिणी वियतनाम का जो हिस्सा है उस पर नियंत्रण का चाहते थे, ठीक है, वियतनाम की कांग्रेस चाहती थी उस पर नियंत्रण, इसके लिए वहाँ पे क्या हुआ, गृह युद्ध हो गया, गृह युद्ध स्टार्ट हो गया। जबकि हुनोई आप कह सकते हैं, ये जो उत्तरी वियतनाम का ये जो वाला पार्ट है उसकी राजधानी हुनोई, उसने स्वयं की, किसके लिए, स्वयं की रक्षा के लिए साम्यवादी नेतृत्व में पूरे देश को क्या करें, एकजुट करने की मांग करी, मतलब पूरा देश एक आ जाए और जो हुनोई है उसको बचाए। इस प्रकार से द्वितीय इंडो चाइना युद्ध कम्युनिस्ट को दक्षिणी वियतनाम पर हावी होने से रोकने के लिए अमेरिकी प्रतिबद्ध के साथ शुरू हुआ। अब क्या हुआ, दूसरा इंडो चाइना जो युद्ध था वो कम्युनिस्ट को दक्षिणी वियतनाम पर हावी, मतलब जो हिस्सा पूंजीवादी व्यवस्था के अंतर्गत आता है, कम्युनिस्टवादी उस पर हमला करें, उससे बचाने के लिए क्या हुआ, अमेरिका प्रतिबद्ध के साथ शुरू हुआ। 1961 के वसंत में जॉन एफ कैनेडी के प्रशासन ने दक्षिणी वियतनामी सरकार के लिए अमेरिकी समर्थन का विस्तार किया, जिसमें अमेरिका सैन्य सलाहकारों में वृद्धि, सैन्य सहायता को दोगुना करना और नेपालम, शॉकर्नियो और टिफोलिडियस के उपयोग को अधिकृत करना शामिल था। अब देखिए, 1961 में जॉन एफ कैनेडी ने क्या करा, जॉन एफ कैनेडी के प्रशासन के दौरान दक्षिणी वियतनाम की सरकार को ज़्यादा से ज़्यादा मदद दी जाए, किसके द्वारा, अमेरिका के द्वारा। इसके लिए वहाँ पे अधिक से अधिक सैन्य सलाहकारों में वृद्धि की गई, साथ में सेना को दुगनी कर दिया गया ताकि जो दक्षिणी वियतनाम है वो वाला हिस्सा सेफ रहे। अगला आता है टोकिन की खाड़ी का संकट, ये भी वियतनाम के अंतर्गत ही आता है। दक्षिण को जीतने के लिए एक प्रमुख सैन्य प्रयास का फैसला किया, पहले टुकड़ियों में, फिर उत्तरी वियतनामी सेना को पूरी इकाइयों को लाओस के माध्यम से चिमहेंड्रियल
से दक्षिण भेजा गया। अब आपको मैं मैप में देख के समझाऊं तो इसमें आप देखेंगे कि ये वाला जो है मतलब उत्तरी वियतनाम दक्षिणी वियतनाम पे अपना कब्जा करना चाहता था। इसके लिए सेना लाओस के द्वारा आई, ठीक है, और उसके द्वारा ही ये सेना किसमें दक्षिणी वियतनाम में एंटर हुई। ये देख सकते हैं आप, ये लाओस का ये वाला जो पार्ट है इसके द्वारा ये दक्षिण में आई और फिर यहाँ से ये अंतर्गत आई। तो इस प्रकार की चीज़ें अपनाई गई थी जो उस समय तक ट्रक यातायात के सक्षम आधुनिक सड़कों का एक नेटवर्क बन गया था। तो लाओस में ट्रक यातायात के लिए एक अच्छा नेटवर्क बन गया था ऑलरेडी। तो उसी के नेटवर्क के द्वारा क्या किया गया, सेना को लाओस के रास्ते कहाँ भेजा गया, दक्षिणी वियतनाम में भेजा गया। चीन कम्युनिस्ट नेता माओ त्से-तुंग ने उत्तर वियतनामी आक्रमण का पुरजोर समर्थन किया और हथियारों, तकनीकी और तथा रसद कर्मियों की आपूर्ति का वादा किया। अब देखिए, अब चीन ने वादा कर दिया था कि उत्तर वियतनामी का आक्रमक जो भी उत्तर वियतनाम कर रहा था आक्रमण की तैयारी या फिर जो भी वो अपने एक्शन ले रहा था, उसके लिए चीन के कम्युनिस्ट नेता ने हथियारों, तकनीकी और बाकी सभी चीज़ों को देने का क्या करा, वादा कर दिया। जब अगस्त में अमेरिका युद्धपोत मैडॉक्स पर उत्तरी वियतनाम सेना ने टोकिन की खाड़ी के गलती से हमले किया था। अब देखिए, अब ये देखिए, ये वाला जो शिप है ना, ये वाला है, ठीक है। तो क्या हुआ, जब अगस्त के महीने में अमेरिका युद्धपोत मतलब अमेरिका के युद्ध का एक जहाज जिसको मैडॉक्स कहा जाता है पर उत्तरी वियतनामी सेना ने टोकिन की खाड़ी को गलती से हमला किया था। अब गलती से एक हमला कर दिया गया किस पे, टोकिन की खाड़ी में, किस पे, अमेरिका के जहाज पर। तो अमेरिका ने इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी स्थिति को नुकसान पहुंचाने वाले कदम के रूप में देखा। अब हमला गलती से किया गया हो चाहे जानबूझकर, ठीक है। तो बुक्स के अकॉर्डिंग अगर आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे लिखा गया है कि गलती से हमला कर दिया गया था उत्तरी वियतनाम के द्वारा, किस पर, अमेरिका के एक जहाज पर जिसको मैडॉक्स कहा जाता है। अब उस जहाज पर जब हमला हुआ तो अमेरिका ने इस चीज़ को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी, आप कह सकते हैं कि नुकसान पहुंचाने वाली स्थिति के रूप में देखा। मतलब कि हमें बहुत बड़ा नुकसान हुआ है तो अब हम जो नुकसान हुआ है इसका बदला हम लेंगे। इस प्रकार से अमेरिका ने इस चीज़ को देखा। अपनी शक्ति दिखाने के लिए दक्षिणी वियतनाम की नौसेना की गश्ती नौकाओं ने उत्तरी वियतनाम के निकट होन और हुनियाओं के द्वीप पर जानबूझकर छापे मारे। अब क्या हुआ, अमेरिका दक्षिणी वियतनाम की सेना के साथ मिलकर कहाँ कर रहा था, जो उत्तरी वियतनाम के तट है ना वहाँ पे हमला कर रहा था और छापे मार रहा था, जिससे दोनों ओर से वियतनाम नौकाओं की गश्त बढ़ गई। अब दोनों तरफ से उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम में जो नाव चल रही थी, वहाँ के जो समुद्र में नाव चल रही थी, उनकी संख्या बढ़ गई क्योंकि दोनों एक दूसरे के क्षेत्र में आ रही हैं, जा रही है, छापे मारे जा रहे हैं, ठीक है। और अमेरिकी जहाज मैडॉक्स के समर्थन में एक और जहाज भेजा गया। अब अमेरिका के द्वारा भी एक और जहाज भेजा गया। वर्चस्व हासिल करने के लिए जवाबी हमले और संघर्ष लंबे समय तक चला। हालात बिगड़ गए और जीत अभी भी दूर थी। मतलब अब आप कह सकते हैं संघर्ष स्टार्ट हो गया था, एक गलती के कारण इतना बड़ा संघर्ष स्टार्ट हो गया था और 1 साल हो गया, परंतु आप कह सकते हैं कि युद्ध का कोई निर्णय ही नहीं आ रहा, रिजल्ट ही नहीं आ रहा, लड़े जा रहे हैं, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, इस परिदृश्य के तहत अमेरिकी राष्ट्रपति ने हनोई की कम्युनिस्ट सरकार के साथ शांति वार्ता के लिए टेलीविज़न पर घोषणा की, जो सफल नहीं रही और हमले जारी रहे। अब अमेरिका चाहता था कि अमेरिका एक प्रकार से युद्ध रोकने के लिए लगा, तो उसने पहला चीज़ करी, अमेरिकी राष्ट्रपति ने हनोई की कम्युनिस्ट सरकार के साथ मिलकर टीवी पे एक प्रदर्शन करा गया, मतलब आप कह सकते हैं अनाउंसमेंट करी गई, किसको, युद्ध को रोकने के लिए, परंतु युद्ध तो रुका नहीं और हमले जारी रहे। अमेरिका ने चीन और सोवियत संघ से वार्ता करने की कोशिश करी। दोनों देश अमेरिका के साथ अपने संबंध सुधारने के लिए तैयार थे, ठीक है। तो अमेरिका ने युद्ध को रोकने के लिए, युद्ध को कम करने के लिए चीन और सोवियत संघ से भी बात करी। दोनों देश चाहते थे कि अमेरिका के साथ उसके संबंध ठीक हो जाएं, इसीलिए उन्होंने वार्ता करी। इसका परिणाम ये निकला कि उत्तरी वियतनाम में 1969 में दक्षिणी वियतनाम में हमले का एक और दौर शुरू हो गया। उत्तरी वियतनाम
ने 1969 में क्या करा, दक्षिण वियतनाम में हमले का एक और दौर, आप कह सकते हैं कि और ज़्यादा हमले शुरू कर दिए गए। इसको देखते हुए अमेरिका ने वियतनामी सीमा के पास कंबोडिया, अब देखिए मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि युद्ध केवल उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम में नहीं, मतलब लाओस और कंबोडिया के अंतर्गत भी लड़ा गया। तो अब देखिए, इसको देखते हुए अमेरिका ने क्या करा, वियतनाम की सीमा के पास कंबोडिया में गुप्त रूप से बमबारी करी, और जब इस बमबारी के कारण क्या हुआ, कंबोडिया में भी युद्ध आरंभ हो गया, आंतरिक युद्ध आरंभ हो गया। अब अंत कैसे हुआ वियतनाम के युद्ध का, वियतनाम युद्ध के खिलाफ जनता की भावनाओं को कम करने के लिए निक्सन ने धीरे धीरे अमेरिकी सैनिकों को वापस बुलाना क्या करा, शुरू कर दिया। निक्सन ने अमेरिका के जो सैनिक थे उनको वापसी बुलाना शुरू कर दिया ताकि युद्ध जो हो रहा है वो कम होता जाए, लेकिन फिर भी अपने पूर्ववर्ती के बमबारी अभियान जारी रखे, मतलब जो बम गिराए जा रहे थे तो उनको तो कम नहीं किया गया, परंतु सैनिकों को बुलाना वापसी शुरू कर दिया, ताकि अगर आप कह सकते हैं कि जो युद्ध हो रहा है उससे सैनिकों की कमी हो और सैनिक कम होते आए, ठीक है, तो इससे सैनिकों की जान भी बचती जाएगी और युद्ध भी समाप्त होने के आ जाएगा। परंतु बमबारी को नहीं रोका गया था, फिर भी उन्होंने शांति वार्ता जारी रखी जो 1 साल पहले पेरिस में शुरू हुई थी। एक पेरिस में शांति वार्ता शुरू हुई थी, ठीक है, वो जारी रखी ताकि युद्ध जो है वो समाप्त हो जाए, लेकिन वे रुकी हुई थी क्योंकि उत्तरी वियतनाम ने बिना शर्त अमेरिका वापस पर जोर दिया था, अमेरिका की वापसी पर जोर दिया था, ठीक है। तो कुछ शर्तें रखी थी उत्तरी वियतनाम ने, उसके बाद ही अमेरिका वापसी जा सकता था एक प्रकार से। उत्तरी वियतनाम और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच अंतिम शांति समझौता जनवरी 1973 में संपन्न हुआ, लेकिन उत्तर और दक्षिणी वियतनाम के बीच युद्ध तब तक जारी रहा जब तक साइगन 30 अप्रैल 1975 को उत्तरी वियतनाम सेना के हाथों गिर नहीं गया। साइगन का नाम बदलकर ची मिन्ह सिटी कर दिया गया। अब देखिए कि क्या हुआ, एक समझौता अमेरिका और उत्तरी वियतनाम के बीच में जो शांति समझौता था वो जनवरी 1973 में हुआ, लेकिन जो युद्ध था दक्षिण और उत्तरी वियतनाम के बीच में वो चलता ही रहा, वो युद्ध समाप्त नहीं हो रहा था। फिर 30 अप्रैल 1975 को उत्तरी वियतनाम सेना के हाथों किस जगह को, साइगन, जो कि आप कह सकते हैं राजधानी थी दक्षिणी वियतनाम की, उस जगह को गिरा दिया गया और उसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया, ची मिन्ह सिटी कर दिया गया। युद्ध ने वियतनाम की आबादी और अर्थव्यवस्था को तबाह कर दिया, लगभग 2 मिलियन वियतनामी मारे गए और अन्य 3 मिलियन घायल हुए। अमेरिकी मृतकों की संख्या 58,000 तक पहुंच गई थी। अब देखिए अमेरिका की जो संख्या है वो केवल 58,000 ही तक थी, परंतु 2 मिलियन वियतनामी लोग मारे गए थे और 3 मिलियन से ज़्यादा आप कह सकते हैं घायल थे। तो बहुत बड़ी संख्या में वियतनाम को आप कह सकते हैं हानि पहुंची थी। वियतनाम अंत है 1976 में एकीकृत हुआ, वापसी मतलब वियतनाम को एक कर दिया गया 1976 में, लेकिन पुनर्मिलन से संघर्ष का अंत नहीं हुआ, मतलब दोबारा देश जुड़ गया, उससे संघर्ष समाप्त नहीं हुआ। इससे चीन और कंबोडिया के बीच सीमा विवाद भी पैदा हुआ। आर्थिक नीतियों के बदलाव के साथ वियतनाम ने तेल निर्यात और विदेशी निवेशों में बेहतर व्यापार में वृद्धि देखी। 1990 के दशक में संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ राजनयिक संबंध फिर से शुरू हुए, किसके, वियतनाम के। अब आगे बढ़े, वियतनाम के युद्ध के बाद अब आता है हमारा कोरियाई युद्ध। ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है आप कह सकते हैं, ठीक है, आपके एग्जाम्स के नज़रिए से। तो 1910 के बाद से कोरिया जापान के कब्जे में था, तो ठीक है, 1910 में कोरिया पर जापान ने हमला करके उसे अपने अंतर्गत ले लिया था, क्योंकि आप मैप में देखेंगे तो ये वाला जो पार्ट है ये कोरिया है और ये वाला जो पार्ट है ये जापान है। तो जापान ने कोरिया पर हमला करके उसे अपने अंतर्गत ले लिया। 1945 में उसकी हार के बाद कोरिया का 38वें समानांतर के साथ देश को 2 विभाजन कर दिया गया। अब ठीक है, तो 1945 में मतलब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जब जापान हार गया तो कोरिया को छोड़ दिया गया, और तो और 38वें देशांतर, मतलब ये वाला जो पार्ट है ना जहाँ पे ये कटता है, यहाँ पे 38वें देशांतर के आधार पर इसका विभाजन कर दिया गया। दक्षिण कोरिया में चुनाव हुए जिसमें सिंगामारी को उनके अध्यक्ष और सियोल की राजधानी के रूप में स्थापित किया गया, जबकि उत्तरी कोरिया के लोकतांत्रिक गणराज्य में किम सुंग सेकंड आप कह सकते हैं, या किम सेकंड सुंग ने कम्युनिस्ट सरकार के तहत प्योंगयांग में अपनी राजधानी स्थापित
करी। तो दक्षिण कोरिया में, ठीक है, दक्षिण कोरिया में सियोल को राजधानी के रूप में अपनाया गया, मतलब सियोल को राजधानी के रूप में स्थापित किया गया, और वहीं पे उत्तरी कोरिया में प्योंगयांग को एक तरह से राजधानी माना गया। देश के लोग विभाजन से नाखुश थे, जबकि दोनों कोरियाओं के शासक शासन करना चाहते थे। उत्तर कोरिया ने जून 1950 में दक्षिण कोरिया पर आक्रमण कर दिया, ठीक है। तो उत्तर कोरिया ने क्या करा, जून 1950 में दक्षिण कोरिया पर आक्रमण कर दिया, मतलब नॉर्थ कोरिया ने साउथ कोरिया पर क्या करा, आक्रमण कर दिया 1950 में। 1950 की शुरुआत में किम सेकेंड ने 38वें समानांतर पार किया और एकता की तलाश में दक्षिण कोरिया पर आक्रमण कर दिया। विद्वान का यह मानना है कि आक्रमण के पीछे कारण निम्नलिखित में कोई सा भी हो सकता है। तो ये जो कारण मैं आपको बताऊंगा नीचे, इनमें से कोई सा भी कारण हो सकता है, कोई फिक्स नहीं है कि इसी कारण के दौरान हमला किया गया था। अब देखें, तो पहला कारण है कि किम सेकेंड सुंग का अपना विचार संभवतः अमेरिकी सचिव द्वारा प्रशांत के आसपास अमेरिका के प्रभाव को मजबूत करने के लिए बयान को प्रोत्साहित हुआ, जिसमें कोरिया का उल्लेख नहीं किया गया था। तो आप देखिए, उनका एक अपना विचार था, जो कि किम सेकेंड सुंग थे, उनका अपना विचार था कि अमेरिकी सचिव द्वारा, अमेरिका के जो सचिव हैं उनके द्वारा प्रशांत के आसपास अमेरिका के प्रभाव को बढ़ाना, ठीक है, उसको बढ़ाने के लिए काम किया गया, तो प्रभाव को मजबूत करने के लिए प्रोत्साहित किया गया, जिसमें कोरिया का उल्लेख नहीं था, ठीक है, मतलब उस क्षेत्र में कोरिया का उल्लेख नहीं था, इसीलिए शायद उन्होंने हमला करा। सेकेंड, किम सेकेंड को नई चीनी सरकार द्वारा प्रोत्साहित किया गया, तो हो सकता है जो उसी समय में ताइवान पर हमला करने के लिए सैनिकों को तैयार कर रहे थे, जो चियांग कई शॉक के अधीन थे। तीसरा, रूस पश्चिमी बर्लिन में अपनी हार के बाद अपना प्रभाव बढ़ाना चाहता था, ठीक है। तो रूस क्या चाहता था, पश्चिमी बर्लिन के क्षेत्र में अपना प्रभाव बढ़ाना चाहता था, इसीलिए शायद दक्षिण कोरिया पर हमला कर दिया गया, किसके द्वारा, उत्तरी कोरिया के द्वारा। अब आगे देखें, अमेरिका ने दक्षिण कोरिया को न केवल आर्थिक बल्कि सैन्य समर्थन के साथ मदद करने का फैसला किया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की एक तत्काल बैठक बुलाई गई, मतलब एक सडनली जैसे ही पता चला विश्व में कि दक्षिण कोरिया पर हमला कर दिया गया है, जैसे ही पता चला तत्काल एक मीटिंग बैठाई गई संयुक्त राष्ट्र की, ठीक है, जिसमें सभी देशों से उत्तर कोरिया को वापसी आने की स्थिति में सेना भेजने का अनुरोध किया गया, ठीक है। अनुरोध किया गया कि सभी देशों ने अनुरोध किया गया कि सेना भेजी जाए, ताकि जो उत्तरी कोरिया दक्षिण कोरिया पर हमला कर रहा है वो वापसी चला जाए। इस प्रकार से ये बात हुई। अमेरिका को उत्तरी कोरिया के खिलाफ कार्यवाही करने के लिए संयुक्त राष्ट्र की तरफ से मंजूरी मिल गई थी, और अमेरिका अपने सैनिकों के साथ सही समय पर दक्षिण कोरिया में पहुंच गया। अब क्या हुआ, अमेरिका को संयुक्त राष्ट्र संघ की तरफ से कार्रवाई करने के लिए उत्तरी कोरिया पर क्या मंजूरी दे दी गई, और सेना लेकर अमेरिका सही टाइम पे पहुंच गया। अमेरिका नहीं चाहता था कि उत्तरी कोरिया पर आक्रमण करे, ताकि संयुक्त राष्ट्र की मंजूरी के साथ मुक्त चुनाव हो सके। तो अमेरिका नहीं चाहता था कि जो उत्तरी कोरिया है, जिसने दक्षिण कोरिया पर हमला करा, हम लोग भी उत्तरी कोरिया पर हमला करें। वो चाहता था कि सिंपल से निपट जाए बात, ठीक है। साथ के साथ क्योंकि संयुक्त राष्ट्र की मंजूरी के साथ एक मुक्त चुनाव हो सके। चीनी सरकार ने आक्रमण के खिलाफ चेतावनी दी थी, लेकिन चेतावनी अनसुनी हो गई, और अक्टूबर के अंत तक संयुक्त राष्ट्र के सैनिकों ने प्योंगयांग पर कब्जा कर लिया था। उत्तरी कोरिया के 2/3 हिस्से पर कब्जा कर लिया गया, ताकि कोरिया और चीन के बीच सीमा की स्थिति यल नदी तक पहुंच गई। अब देखिए, अमेरिका नहीं चाहता था कि हमला करे, चीन ने चेतावनी दे दी थी कि अगर हमला करा तो हम भी कार्रवाई करेंगे, ठीक है, परंतु जो चीन की चेतावनी थी उसे अनसुना कर दिया गया, इग्नोर किया गया, और संयुक्त राष्ट्र सहित उसकी जितनी भी सेना थी उसने उत्तरी कोरिया पर हमला करा और 2/3 हिस्से पर क्या करा, कब्जा कर लिया। नवंबर में चीन ने 30,000 से अधिक सैनिकों के साथ बड़े पैमाने पर जवाबी हमला किया, जिन्हें स्वयंसेवक के रूप में वर्णित किया गया है, ठीक है, जिन्हें क्या कहा गया कि वो स्वयं सेवक है, और वो बताया गया, जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र के सैनिकों को उत्तरी कोरिया से बाहर निकाल दिया और सियोल पर कब्जा कर लिया, सियोल पर फिर कब्जा कर लिया। अब चीन के जो सैनिक थे 30,000, उन्होंने संयुक्त राष्ट्र के जो सैनिक थे उन्हें उत्तरी कोरिया से बाहर निकाल दिया गया, ठीक है, जबरदस्ती, और साथ के साथ सियोल पर अपना कब्जा कर लिया। मैं आगे बढ़ूँ तो इस जवाबी हमले के बाद अमेरिका ने सोचा था कि अधिक प्रतिशोध
और अधिक जवाबी हमला होगा जो अत्यधिक युद्ध आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो अमेरिका ने सोचा था कि और ज़्यादा युद्ध होगा और ज़्यादा बातें बढ़ेंगी। ठीक है, युद्ध बढ़ता रहेगा और माहौल गर्म रहेगा। परिणाम स्वरूप क्या निकला, यह निर्णय लिया गया कि साम्यवाद युक्त लक्ष्य होना चाहिए। इसीलिए उन्होंने युद्ध को रोक दिया जब कम्युनिस्ट समूहों को 38वें समानांतर में सियोल से बाहर कर दिया गया था। ठीक है, तो युद्ध रोक दिया गया। फिर पुनमुनजोंग एक जगह है जो आप ये वाला पार्ट देख सकते हैं। पुनमुनजोंग में 2 साल के लिए शांति वार्ता हुई, 2 साल के लिए शांति समझौता किया गया, जो 1953 में इस समझौते के साथ खत्म हुआ कि 38वीं समानांतर दोनों कोरिया के बीच में अंतर्राष्ट्रीय सीमा होगी। ठीक है, तो ये वाली जो लाइन काटती है इन्हें, ये 38वें समानांतर पर है। ठीक है, और ये लाइन काटती है और 1953 में ये कन्फर्म कर दिया गया अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। कोरियाई युद्ध ने कोरिया को तबाह कर दिया क्योंकि लाखों लोग मारे गए और अर्थव्यवस्था पर भारी हानि पहुंची। इस युद्ध ने शीत युद्ध को एक और आयाम दिया क्योंकि अब अमेरिका का संबंध न केवल रूस के साथ बल्कि चीन के साथ भी तनावपूर्ण था। अब क्या हुआ कि अभी तक सिर्फ सोवियत संघ के साथ ही अमेरिका के संबंध जो थे वो खराब थे, परंतु उत्तरी कोरिया पर हमला करने के बाद चीन के साथ भी अमेरिका के संबंध खराब हो गए थे। ठीक है, तो ये भी एक शीत युद्ध का आप क्या कह सकते हैं कि शीत युद्ध का एक आयाम बना। तो ये था आपका यूनिट 1 कंप्लीट। अब यूनिट 2 की वीडियो जल्द से जल्द हमारे चैनल पर आएगी। आपको ये वाली वीडियो कैसी लगी आप हमें जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कई सारे लिंक्स दिए गए हैं, आप चेक करें, वहाँ पे आपको वीडियोस के नोट्स भी मिल जाएंगे। साथ के साथ आपको हमारे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम के भी लिंक मिल जाएगी, तो वहाँ पर आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। आपका कोई डाउट है वहाँ पर आप हमसे क्लियर कर सकते हैं। टेलीग्राम को ज्वाइन करिए, नोट्स और वीडियोस की अपडेट आपको वहाँ पे मिलती रहेगी। साथ में एक और लिंक दिया गया है जहाँ पे हम आपको मेल के थ्रू अपडेट्स देते रहते हैं। तो अगर आपको मेल के थ्रू अपडेट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहाँ पे आप हमारा मेल सर्विस अपडेट को एक्सेस कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर विजिटिंग ऑन माई चैनल गाइस।